स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। आज हम लोग कक्षा 8 की पुस्तक दुर्वा से सागर यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लेखक ने सागर यात्रा में होने वाली परेशानियों को और रोमांच को बताया है कि सागर यात्रा जो एक जहाज़ पे किया जाता है वो कितना ही रोमांचक और सावधानी से भरा हुआ, कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। कौन कौन सी मुश्किलें पेश आती हैं, उन सारी बातों को यहाँ पे उन्होंने सागर यात्रा के रूप में हम लोगों को बताया है। बच्चों को समझाया है कि किस तरह से एक जहाज़ का सफ़र शुरू होता है और वो मंजिल तक पहुँचने के बीच में कितनी कठिनाइयाँ पेश आती हैं, और उन सब से निकलते हुए जो सोल्जर होते हैं वो सागर यात्रा को पूरा करते हैं। इसमें जिस जहाज़ के बारे में जिक्र किया गया है उसका नाम है तृष्णा। तृष्णा नौका पे ये लोग यात्रा कर रहे हैं और उसी के बारे में पूरी पाठ में बताया गया जो रोमांच से भरा हुआ है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सागर यात्रा को। सागर यात्रा 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। उस नौका का नाम तृष्णा था। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। उसी दल के एक सदस्य के यात्रा वर्णन के कुछ अंश हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नौका में दुनिया का चक्कर लगाया जा रहा है, ये पहला ऐसा नौका था जिसका नाम तृष्णा था, जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। ये भारतीय अभियान था, भारत का एक अभियान था जिसमें पूरी दुनिया का यात्रा करना थी। और जिस नौका पे ये 10 भारतीय गए थे उस नौका का नाम था तृष्णा, और उसी में से 10 में से एक सदस्य थे जिनकी यात्रा वर्णन के कुछ अंश इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ दिखाया जा रहा है कि नौका पर जीवन कैसा होता है। नौका पर जीवन अति व्यस्त था। हमारे पास शौचालन की व्यवस्था नहीं थी, अतः तृष्णा के चक्के जिसको हम लोग व्हील भी कहते हैं, 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की ज़रूरत थी। हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते। एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाज़ों, द्वीपों और व्हेल मछलियों आदि पर नज़र रखता। कहा जा रहा है कि जो नौका पर जीवन होता है वो बहुत ही व्यस्त होता है, क्योंकि उस समय शौचालन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। तृष्णा के जो चक्के थे, यानी नौका का जो नाम है तृष्णा, उसका चक्का को संभालने के लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। खुद से वो चक्का नहीं संभलता था, नहीं चलता था। तो 24 घंटे चक्के को चलाने के लिए हर घंटे बाद एक आदमी को बदल के उसको चक्का संभालने का मौका दिया जाता था, और दूसरे जो आदमी होते थे वो जहाज़ों, द्वीपों और व्हेल मछलियों आदि पर नज़र रखते थे कि कहीं टकरा न जाए। जो लोग चौकसी से हटते हुए अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। जब वहाँ से चक्का संभालने का ड्यूटी से वो अलग हो जाते तो वो क्या करते, कपड़े बदलने का काम करते, या नहाते धोते, या फिर खाना खाते, कुछ पढ़ते या रेडियो सुनते। और अलग ड्यूटी जो मिलता था, 1 घंटा तो चक्का संभालते थे, लेकिन अदर टाइम में वो दूसरे वक्त क्या करते थे, जो अलग हट के काम होता था, जैसे रेडियो की जांच करना, इंजन की जांच करना, या खाना बनाना, या खाना बनाने के लिए राशन देना, ये सारे काम वो निपटाते थे, क्योंकि यही 10 आदमी में सारा काम करना था। अगले पैराग्राफ में जिक्र हो रहा है कि एक सदस्य माँ की भूमिका मदर वॉच निभाता। उसे खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। यहाँ पे जो लेखक हैं उन्होंने एक माँ का जो महत्व होता है उस बारे में भी समझाया है कि जो नौका में सदस्य होते हैं वो एक सदस्य क्या करता है, माँ की भूमिका निभाता है। यानी कि माँ की कितनी बड़ी भूमिका है, कितना महत्व ज़िंदगी में, इस चीज़ को लेखक ने यहाँ पे दर्शाया है। जिसे क्या कहते थे, मदर वॉच। उनका काम था खाना बनाना, बर्तन मांजना और शौचालय की सफाई करना, ताकि नौका जो है उसका स्वच्छ रहे, साफ़ सुथरा रहे।
माँ की भूमिका बारी बारी से सबको करनी पड़ती। एकमात्र यही ड्यूटी ऐसी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता। 5 दिनों में केवल एक बार बारी आती और यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आ पाती। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो माँ की भूमिका होती है वो सबको बारी बारी से निभानी पड़ती थी और यही एक ऐसा वहाँ का ड्यूटी था जिसके बाद उन्हें पूरी रात आराम करने को मिलता था। और ये जो माँ की भूमिका का ड्यूटी है वो 5 दिनों में केवल एक बार ही आता था और मौसम ठीक रहने पर ही लोग सो पाते थे। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था और ना ही बोरियत के लिए वक्त था। व्यस्तता खूब थी। कहा जा रहा है कि जो यात्रा है, नौका यात्रा, उस पर जो जीवन है, दिनचर्या है, वो बहुत ही व्यस्त था और मनोरंजन के लिए समय भी नहीं मिलता था। और मनोरंजन के लिए समय नहीं मिलता था तो ये बात नहीं कि हमें बोरियत महसूस हो, क्योंकि काम से वक्त ही नहीं मिलता था जो आदमी बोरियत महसूस करे या फिर मनोरंजन करे। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। अभियान दल के सभी सदस्य 16 बजे डेक पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते। 1 घंटा क्या करते इन लोग? मिलजुल कर, 16 जब बजता था तो मिलजुल कर बिताते थे। मदरवाच अधिकारी सब के लिए उनकी इच्छा अनुसार चाय कॉफ़ी बनाता या शीतल पेय देता। मदरवाच की जो भूमिका निभाता था वो सभी के पसंद के अनुसार, कोई किसी को चाय, किसी को कॉफ़ी या फिर जो भी शीतल पेय हो वो उनको देता था। वह कुछ नाश्ता भी बनाता था। पानी की समस्या। अब देखिए नौका यात्रा में पानी की कैसी समस्या होती है उसके बारे में लेखक ने बताया है। एक बार बौछार आई, मैं बाहर को भागा, अपना शरीर पर तर किया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला। आकाश में बादल जमकर छाए थे और मुझे विश्वास था कि कुछ देर में पानी बरसेगा। अचानक वर्षा थम गई। मैंने 5 मिनट और फिर 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन वर्षा का नामो निशान नहीं था। साबुन की चिपचिपाहट और ठंडक के कारण समुद्री पानी में नहाने का फैसला किया। यह सबसे गलत काम था। गंदगी, साबुन और समुद्री जल ने मेरे शरीर पर एक मोटी, चिपचिपी और खुजलाहटी वाली परत जमा दी जो आसानी से छूटती नहीं है। मुझे उस रात को छुड़ाने के लिए कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ा। छाती, हाथ और पैरों पर उन्हें फेरने से ही छुटकारा मिला। नैतिक शिक्षा यही है कि जब नौका पर स्नान करना हो तो अपने पास पर्याप्त पानी रखो या विशेष समुद्री जल साबुन का प्रयोग करो। समुद्री जल में साधारण साबुन का उपयोग मत करो। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि पानी की समस्या नौका पर बहुत ज़्यादा होती है। एक बार इन्हें नहाने का मन हुआ तो जब बौछार आई तो ये बाहर भागे और क्या किए, अपने शरीर को तर किया, मैंने भिंगाया पानी से और बालों में साबुन लगा डाला। लेकिन क्या हुआ, अचानक से जो बादल थे वो बरसने वाले थे लेकिन पानी नहीं बरसा और वर्षा क्या हुई, थम गई। और वर्षा जब थम गई तो इन्होंने 5 मिनट 10 मिनट वर्षा आने का इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं आई। अब साबुन तो लगा चुके थे, उन्हें नहाना था, तो उन लोग उसने फैसला किया कि हम समुद्र के पानी से नहा लें। लेकिन ये लेखक का बहुत ही गलत फैसला था, क्योंकि समुद्री पानी से नहाने से क्या होता है, उसमें नमक ज़्यादा रहता है जिससे बदन चिपचिपा हो जाता है। अब साबुन और नमक जो समुद्र के पानी में रहता है वो मिलकर क्या हुआ, एक मोटी सी परत उसके ऊपर शरीर पर जम गई जो खुजलाने वाली थी, चिपचिपी थी, जो आसानी से नहीं छूट रही थी। और इसको छुड़ाने के लिए लेखक ने कंघी और ब्रश का सहारा लिया और उसे रगड़ रगड़ कर छुड़ाया। अब ये कहते हैं कि हमारी नैतिक शिक्षा जो होती है वो क्या होनी चाहिए कि अगर हम जहाज़ पर नहाना चाहें तो सबसे पहले पर्याप्त साबुन रखें और समुद्री जल साबुन का ही प्रयोग करें। समुद्री जल साबुन का अलग तरह का साबुन होता है, उसी का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं, साधारण साबुन का उपयोग ना करें। नौका पर पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े होने के कारण हमें उन्हें बार बार धोना पड़ता। नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उसके चारों ओर एक तार बांध रखा था जिसमें हम क्लिप लगाकर कपड़े सुखाते। तेज हवाओं के कारण अथवा पाल की रस्सियां बांधते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते। कहा जा रहा है कि नौका पर क्या है, उसको पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते हैं
और उसे बार बार धोना पड़ता। अब कपड़े कहाँ सुखाएं, इसकी समस्या है। तो ये लोग क्या किए, नौका के चारों ओर रस्सी बांध दिए और क्लिप लगाकर कपड़े सुखाते थे। लेकिन जब हम समुद्र के बीच में रहेंगे तो कल्पना कर सकते हैं हम लोग बच्चों कि कितनी तेज़ हवा चलती होगी। जब तेज़ हवा चलती थी तो पाल की रस्सियाँ बांधते समय क्या हो जाता था, कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते थे, यानी उड़ जाते थे हवा में। तूफानों का सामना, अब नौका में तूफानों का भी सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो हम देखेंगे। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सके। शुरू में ही हमें ख़राब मौसम का सामना करना पड़ा। लेखक कह रहे हैं कि हमें जितना भी इस अभियान में जो खतरे थे उसके बारे में पूर्व जानकारी थी, और हमें यह भी कभी कभी लग रहा था कि हम यहाँ से कभी वापस नहीं लौट सकेंगे, क्योंकि यहाँ के ख़राब मौसम का सामना हम लोगों को शुरू में ही करना पड़ा। हम रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने की ठानी। ये लोग क्या करने लगे, मौसम ख़राब होने पर मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने लगे। कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। जो कैप्टन थे वो भी 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़ गए और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे आसानी से मस्तूल से टपककर समुद्र की गहराइयों में समा सकते थे। मेडागास्कर के पास एक तूफान आया और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी और उसे पानी से भर दिया। अब कह रहे हैं जब ये मेडागास्कर के चक्कर लगा रहे थे तो उसी समय एक तूफान आया और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें, अगर जो समुद्र देखे होंगे, नहीं तो टीवी वगैरह में बच्चे ज़रूर देखे होंगे कि लहरें कितनी ऊपर ऊपर उठती हैं। तो जब ये 12 मीटर ऊंची लहरें उठी और नौका को क्या करी, उसमें पानी से भर दिया। अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया। इसमें जब समुद्री लहरें चलती हैं बच्चों तो उस समय उसमें बहुत ही ताकत होता है, बहुत ही वेग से वो उठती हैं। तो जब ज़ोर से एकदम पूरे वेग से उठती हैं तो क्या होता है कि वहाँ जो आदमी होते हैं उसको भी समुद्र में धकेल देती हैं। कई बार अभियान दल के जो और भी सदस्य थे जहाज़ पे, वो लोग समुद्र में गिर गए, लेकिन सौभाग्य से क्या हुआ, वो नौका पर खींच लिए गए, क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रस्सियों को अपनी बेल्ट से बांध रखा था। नौका में उसके कमर से जो रस्सी बंधी हुई रहती है वो नौका से लगी हुई रहती है। अगर वो गिर भी जाते हैं तो रस्सी के सहारे नौका में वापस खींच लिए जाते हैं। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकराए। हवा की गति थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्री लहरों की ऊंचाई 15 मीटर। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब हम केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा रहे थे उस समय खतरनाक तूफान आया और हवा की गति कितनी थी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में हवा कितना दूर जा रहा था, 120 किलोमीटर। सोच सकते हैं कि हवा का रफ्तार कितना तेज़ था। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, जब गर्मी में जोर की लू चलती, हवा चलती है तो लगता है कि हवा हमें पीछे की ओर ऑपोजिट दिशा में जाते हैं तो लगता है पीछे की ओर धकेल रही है, और बहुत सारे सामान जो हाथ में छाता वगैरह रहता है तो छूट भी जाता है। तो अब सोचना ये है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा तो हवा में कितना ताकत होगा। और जो समुद्री लहरें थी वो 15 मीटर ऊंची थी, हर क्षण मौत को आमंत्रण दे रहा था। इन लोगों को लग रहा था कि हर पल किसी भी वक्त हमारी मृत्यु हो सकती है, यानी जहाज़ डूब सकता है। हम केप से 5 किलोमीटर दूर बह गए। इन लोग क्या हुए कि केप हॉप से 5 किलोमीटर दूर बह गए, जो तेज़ हवा चल रही थी और समुद्री लहरें जो ऊंची ऊंची उठ रही थी उससे हमें लगा कि हमारी नौका किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। हमने अपने जीवन रक्षक उपकरण खो दिए, रेडियो सेट बेकार हो गए, एरियल टूट गए और पूरी दुनिया से अगले 15 दिनों के लिए हमारा रेडियो संपर्क टूट गया। इतना जोर का जो हवा था और लहरें थी, इससे क्या हुआ, इनका जीवन रक्षक भी टूट गया था, छूट गया था, बह गया था, और जो रेडियो सेट होते हैं वो बेकार हो गए थे और इनका दुनिया से संपर्क, जो एरियल टूट गया और रेडियो सेट भी बेकार हो गया तो क्या होगा, दुनिया से किसी तरह का संपर्क इनका रहेगा नहीं। 15 दिनों तक इनका रेडियो संपर्क टूट गया था और भारतीय समाचार पत्रों ने खबर छाप दी कि तृष्णा लापता है, जिस कारण हमारे परिवारजन और मित्रगण बुरी तरह घबरा गए। और भारतीय समाचार पत्र का क्या है, जब कोई सूचना नहीं मिल रही तो उन्होंने डायरेक्ट छाप दिया कि तृष्णा लापता है।
तो इससे परिवारजन जो उसके फैमिली वाले थे, परिवार वाले थे, वो लोग घबरा गए थे और एक दल हमारी तलाश में भेजा गया, लेकिन वह असफल होकर लौट गया। अब सरकार ने क्या किया, एक दल भेजा इन तृष्णा की तलाश में, लेकिन वो भी क्या हुआ, असफल हो गए और लौट गए। अनुभव बढ़ने के साथ हम नौका को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल रहे। मुंबई वापसी। प्रथम भारतीय नौका अभियान मुंबई वापसी किस तरह से हुई उसके बारे में अब लेखक बता रहे हैं। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा कर 54,000 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। खुशी जैसे ही तृष्णा के 10 सदस्यीय अभियान दल ने गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखे, भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, आतिशबाजी छोड़ी गई, बंदूकें दागी गई और हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए। फिर ये लोग पूरे विश्व की परिक्रमा करने के बाद मुंबई जब लौटे तो 54,000 किलोमीटर की इन्होंने दूरी मापी थी और कितने दिनों की यात्रा थी, 470 दिनों की। और ये लोग 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई के बंदरगाह पर पहुंच गए थे और वहां पर जितने भी 10 सदस्य जो थे तृष्णा के सभी का भीड़ों ने बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया। आतिशबाजी छोड़ी गई, बंदूकें भी दागी गई और सायरन बजाए गए। हमने से कई अपने परिवारों से 15.5 माह से बिछुड़े हुए थे। आपका स्वागत है पापा। हमें आपकी याद आती थी। जैसे प्ले कार्ड हाथों में थामे हमारे बच्चों ने हमें सचमुच रुला दिया। लेकिन यहाँ केवल हमारे परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे, बल्कि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया मित्रों और शुभचिंतकों से अटा पड़ा था। क्या कह रहे हैं कि हमारा स्वागत सिर्फ हमारे परिवार वालों नहीं, क्या जितने भी गेटवे ऑफ इंडिया में मित्र थे, शुभचिंतक थे, सभी लोग वहाँ पर खड़े इनका स्वागत कर रहे थे। 10 जनवरी 1987 को तृष्णा पर फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जारी किए गए। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया और रेल के 2 वैगनों पर लादा गया ताकि गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल किया जा सके। अब वहाँ से तृष्णा को निकाला गया किस लिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस के परेड में उसे शामिल किया जाए। तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच गई, किंतु हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। उसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन चाहिए थी। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर नौका ले जाने के लिए न केवल वृक्षों की डालियां छांटनी पड़ी, बल्कि बिजली और टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा। पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे तैसे 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए झांकी तैयार कर सके। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली तृष्णा की झांकी अब तक बनी सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। अब क्या हुआ, 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए झांकी तैयार किया गया और तृष्णा की जो झांकी थी वो अब तक की सबसे बड़ी झांकी में से एक थी। यह पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे और 26 जनवरी को जब हम राजपथ से गुजरे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत हुआ। सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आज भी हमें रोमांचित कर देती है। ये जो लेखक हैं उन्होंने कहा कि उनका यह पहला अवसर था जब वो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए 26 जनवरी को, और यह सागर यात्रा उनकी साहसिक एवं संघर्षपूर्ण याद में से एक है जो उन्हें हर पल जब भी याद आता है तो उन्हें रोमांचित करता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो एक सागर यात्रा होती चुनौतियों से, कठिनाइयों से और रोमांच से पूरी तरह भरी हुई होती है। हर पल यहाँ लेखक को लग रहा था कि कब मौत उसके करीब आ जाएगी, उसका कोई पता नहीं, वो वापस भी जा सकेंगे कि नहीं। उन लोगों ने सोच रखा था कि हो सकता है हम लोग वापस भी ना जा पाएँ। तो हर तरह से तैयार होकर, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार होकर उन्होंने सागर यात्रा को पूरा किया और उसमें कामयाब हुए। चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे जो सेशन अभी आप लोगों ने जो पढ़ा वो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और दूसरे बच्चों को भी शेयर करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, उसमें हम लोग सागर यात्रा से संबंधित शब्दार्थ और प्रश्नों को करेंगे।
प्रश्न उत्तर करेंगे और सभी बच्चे लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और प्रश्न उत्तर को नोट डाउन करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।